नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं WBE रिजल्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन, जिसका नतीजा अब आने के करीब है। और इस दफा लोकसभा चुनाव 2024 में जो अब तक एग्जिट पोल आए हैं, उन तमाम एग्जिट पोल्स का एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एग्जिट पोल्स का निचोड़ इस समय यही है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है। एनडीटीवी ने बहुत सारे एजेंसियों के एग्जिट पोल का निचोड़ निकाला है, सारे चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल का निचोड़ निकाला है। और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स ऑल इंडिया के मुताबिक एनडीए को 365 सीटें मिल रही हैं। तो ये पोल ऑफ पोल्स है। बीजेपी को अकेले 317 सीटें मिल रही हैं और 295 सीटों का दावा करने वाली जो इंडिया गठबंधन है, उसको फिलहाल एग्जिट पोल का जो निचोड़ है उसमें 146 सीटें मिली हैं, जिसमें कांग्रेस को अकेले 61 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त। और इसके साथ ही अन्य दलों को 32 सीटें मिल रही हैं। ये अनुमान है, अंदाजा लगाया जा रहा है और ये एग्जिट पोल्स के पर निर्भर है। ये जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं जो कि जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। और खास करके जो हिंदी पट्टी है, जो हिंदी बेल्ट है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जिसमें दिल्ली है, इसमें भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि एक तरफा जीत का अनुमान दिखाया गया है इन एग्जिट पोल्स में। और इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत जो है वो तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक दक्षिण के द्वार भी बीजेपी के लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा लगातार कि इन चुनावों के दौरान, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है। दक्षिण में उन्होंने बहुत दौरे किए हैं और इसका नतीजा ये नजर आ रहा है कि वहां पर भी दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के लिए, दक्षिण के द्वार। हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन से मुद्दे जो हैं वो इस दफा रहे इस 2024 के चुनाव में। तो मोदी की गारंटी बनाम राहुल की गारंटी जो बड़ा मुद्दा थी कि किसकी बात पर विश्वास हो रहा है, 2024 के जो मुख्य मुद्दे हैं वो यही रहे। इसके अलावा ये था एक बड़ा मुद्दा जिस पर चर्चा हुई कि संविधान को बदलने और न बदलने के सवाल पर तीखी बहस हुई है। क्या संविधान बदला जाएगा? तीसरा बड़ा मुद्दा ये था, बीजेपी ने ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण की सेंधमारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि जो ओबीसी आरक्षण है उसमें मुसलमानों की सेंधमारी हो रही है। ये इंडिया गठबंधन कर रहा है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर रक्षात्मक, डिफेंसिव दिखाई दी। इसके साथ साथ सैम पिट्रोडा के बयान पर बीजेपी ने विरासत कानून को एक मुद्दा बनाया और इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई है। भारतीयों की पहचान के सवाल पर भी जो उन्होंने बयान दिया था वो एक मुद्दा बना है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र और घुसपैठियों के बयान पर भी इस दौरान काफी विवाद हुआ। चुनावी कैंपेन के दौरान ये भी एक बड़ा मुद्दा बना। अब आपको हम ये भी दिखाना चाहते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या मुद्दे थे बीजेपी के और क्या ये मुद्दे बीजेपी के लिए कामयाब रहे हैं, क्या ये मुद्दे जो हैं वो हिट रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं बीजेपी के जिनको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल्स के हिसाब से नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए ये मुद्दे काम किए हैं। तो क्या ये चुनावी मुद्दे हिट है, जिसमें से एक है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, लगातार आपने सुना होगा मोदी की गारंटी एक मुद्दा रहा। राम मंदिर का कितना असर रहा, उसके अलावा 3 करोड़ लखपति दीदी, 5 साल तक मुफ्त राशन, पीएम सूर्य घर योजना से 0 बिजली बिल की व्यवस्था, मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए का लोन, जन औषधि केंद्र पर 80% की छूट, साथ साथ 70 साल के ऊपर की आयु वाले लोगों का भी आयुष्मान कार्ड। ये मुद्दे कितने कामयाब रहे? गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान, भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का वादा और विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला। तो ये थे बीजेपी के मुद्दे। और क्या बीजेपी के यही मुद्दे उसके लिए हिट रहे हैं? अब आपको दिखाते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसके क्या मुद्दे रहे और ये जो मुद्दे उसके रहे हैं
वो मुद्दे उसके लिए कितने कामयाब रहे, क्या हिट रहे या फ्लॉप रहे। तो इंडिया गठबंधन के जो कुछ मुद्दे हैं उसमें से एक बड़ा ये मुद्दा जिसको लेकर चर्चा हुई वो था संविधान को लेकर। उन्होंने बार बार ये बात उठाई कि संविधान बदल दिया जाएगा। ये भी बात उठाई कि आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाया गया कि अग्निवीर योजना अगर इंडिया गठबंधन वापस आता है तो अग्निवीर योजना खत्म होगी। 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे, केंद्र सरकार में 30 लाख सरकारी नौकरियां, राष्ट्रव्यापी जातिगत गणना, किसानों की कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप भत्ता, गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष और जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। विपक्ष के ये मुद्दे थे, लेकिन विपक्ष के ये मुद्दे उसके लिए कितने कारगर साबित हुए हैं, यही इस वक्त हम इस शो के दौरान चर्चा करेंगे अपने रिपोर्टर्स के साथ भी, अपने सहयोगियों के साथ और हमारे स्टूडियो में जो जानकार विश्लेषक मौजूद हैं उनके साथ भी। हमारे साथ इस समय हमारे 2 सहयोगी हैं, हिमांशु शेखर मिश्रा सीनियर एडिटर जो दिल्ली में विजय चौक पर मौजूद हैं, मनीष कुमार नेशनल एडिटर विधानसभा भवन में मौजूद हैं पटना में। हिमांशु, हमने कुछ मुद्दे दिखाए हैं जो विपक्ष के रहे और जो बीजेपी एनडीए गठबंधन के रहे। आपने बहुत सारी जगहों का दौरा भी किया है, आप उत्तर प्रदेश भी गए, आप ओवरऑल यहाँ पर दिल्ली में भी रिपोर्टिंग करते रहे। आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या बड़े ऐसे मुद्दे रहे हैं जो एग्जिट पोल के मुताबिक, अगर हम उसको अभी सही माने, इतनी सीटें जो आ रही हैं एनडीए को, क्या मुद्दे काम कर गए बीजेपी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए? देखिए, मैंने 6 चरण के मतदान को कवर किया है, कई जिलों में मैं गया। मुख्य तौर पर देखिए 3 बातें हैं। पहली बात, 5 साल पहले बीजेपी ने जो वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसमें से अधिकतर वायदे, जो बड़े वायदे थे, उनको बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल में पूरा किया है और उसका जिक्र आपने भी विस्तार से अभी किया है। दूसरा, राजनीतिक, क्षेत्रीय, सामाजिक जो समीकरण थे जो बीजेपी ने बनाए थे अलग अलग राज्यों में, वहाँ के ज़मीनी हालात को देखकर, वो ज़्यादा कारगर साबित हुए। और तीसरा मुझे लगता है, जिसकी चर्चा आमतौर पर कम होती है, कि जो सामाजिक कल्याण की जो बड़ी योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन जो है वो अच्छा हुआ है ज़मीन पर। और इस पर मैंने खुद बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक बहुत बड़ी योजना है जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, उनको पक्का घर बनाने का एक वादा था, एक टारगेट तय किया गया था। और आपको याद है कि इसके लिए जो आवंटन था वो करीब 70,000 करोड़ का किया गया था पिछले बजट में। उसके पीछे सोच ये थी कि चुनावों से ठीक पहले 2,95,00,000 घर जो हैं वो बनाए जाएंगे मार्च 2024 तक। और मोदी सरकार उसके बहुत करीब पहुंची। मुझे याद है, मोदी नगर इलाके में एक गांव में मैं गया था, कम से कम 15-16 जो पक्के घर थे उनका निर्माण वहां पर हो रहा था तेजी से। तो सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं, चाहे वो मुफ्त राशन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों को घर बनाकर देने की योजना हो, इस तरह की सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन बेहतर हुआ है। और एक केंद्रीय मंत्री ने मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर उनका ये आकलन है कि हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम मंडलങ്ങളിലും മുരളീധരനെ हिमांशु, आपकी आवाज इस वक्त नहीं आ रही है, लेकिन आप जैसा बता रहे थे कि जो सामाजिक कल्याण के मुद्दे हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, लाभार्थी योजनाएं हैं, वो बहुत काम की हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बिहार में जो मुद्दे, जैसे अभी हिमांशु बता रहे थे कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बहुत काम की हैं एनडीए के लिए, तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास, अगर हम बिहार की स्पेसिफिकली बात करें तो तेजस्वी यादव की पार्टी, बाकी पार्टियां, उनके पास क्या ऐसे मुद्दे थे जो इन वेलफेयर स्कीम्स को काउंटर कर पा रहे हों? देखिए नगमा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट पोल नहीं हो, लेकिन उसमें एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। लेकिन इस सरकार की वापसी क्यों हो रही है, उसका कारण आपको समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार में जो जमीन पर जो सबसे आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए जो सबसे बड़ी बात थी या उनका जो सबसे बड़ा हथियार था, वो था राम और राशन, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। भले ही तेजस्वी यादव ने 3 मुद्दों पर
खासकर राशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार 5 किलो दे रही है तो हम आपको 10 किलो मुफ्त अनाज देंगे। नौकरियों की बात की, रोजगार की बात की, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा जो जमीन पर काम कर रहा था, और इन चुनावों में एनडीए की अगर बेहतरीन प्रदर्शन होती है, हालांकि उनकी संख्या 2019 के मुकाबले जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें 2024 में उनकी संख्या कम होगी, लेकिन जो नीतीश कुमार का वापसी, एनडीए में जो वापसी हुआ और जो सामाजिक समीकरण बना, क्योंकि आप भी जानती हैं नगमा कि बिहार में 3 ही दल हैं जिनके पास दहाई के आंकड़े में यानी कि 10% से ऊपर का वोट बैंक है, और नीतीश कुमार और बीजेपी का एक साथ आना कहीं ना कहीं वो आरजेडी या तेजस्वी यादव के कैंपेन या उनके वादों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। हालांकि कई सारे ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां पर तेजस्वी यादव ने जो उम्मीदवारों के चयन में जो एक सामाजिक समीकरण किया था या एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, वो भी काफ़ी उसका असर दिख रहा था। लेकिन जो पिछले बार का जो मार्जिन था, उस मार्जिन को पाटने के बाद भी लग यही रहा था कि एनडीए के उम्मीदवार खासकर राशन और राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्तित्व के कारण कहीं ना कहीं वो महागठबंधन पर बहुत अधिक भारी पड़ रहे थे। नगमा जी जी, शुक्रिया आपका मनीष। आपने कहा राशन राम के जो मुद्दे थे वो भारी पड़ रहे थे इंडिया गठबंधन पर। यूपी में इसका क्या असर रहा राम मंदिर का? तनिष्क पंजाबी हमारे साथ मौजूद हैं। तनिष्क, जैसा मनीष भी बता रहे हैं, इस वक्त एक राशन और राम का मुद्दा था एनडीए कैंडिडेट्स के पास में। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी गारंटी थी। ये राम मंदिर का मुद्दा क्या एक टॉप मुद्दा बनकर उभर रहा था चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान उत्तर प्रदेश में? जी देखिए, ज़रूर राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट इशू था यहाँ पर जब लोगों के जहन में, वोटरों के जहन में। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं तीन मुद्दे ज़रूर बोलूँगा कि भाजपा ने जो खासकर उठाए और जिन मुद्दों पर शायद जो है वोटरों ने वोट दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जो उनकी स्कीम थी, राशन वाली स्कीम हो गई या कोई भी स्कीम हो गई, जिसको पूरी तरीके से पैकेज करके मोदी की गारंटी के नाम से जो लाभार्थियों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है, शायद कहीं ना कहीं भाजपा उसमें सक्सेसफुल रही है मोदी की गारंटी वाला मैसेज लोगों में पहुंचाने के लिए। दूसरा, यहां पर एक बहुत अहम जो यहां पर इशू है वो है सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो पिच यहां पर रही है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत जोर तोड़ रही है, और शायद लोगों के जहन में भी लॉ एंड ऑर्डर वाली बात बहुत अच्छे से पहुंची है। तभी शायद इस तरीके से, अगर हम लोग एग्जिट पोल का नतीजा देखें तो तभी शायद इस तरीके से जो पिछली बार 64 सीट आई थी तो इस बार 68 सीट एग्जिट पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कैंपेनिंग का वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है। लेकिन राम मंदिर की जहां तक बात आती है, हाँ जरूर ये मुद्दा रहा है लोगों के जहन में वोट करने से पहले। राम मंदिर एक मुद्दा रहा है। कैंपेनिंग के दौरान भाजपा की पिच जरूर रही है राम मंदिर को लेकर, लेकिन ये सबसे ऊपर भले ही नहीं हो इस बार इस चुनाव के अंदर लोगों को लेकर। एक चीज और जो वोटरों के अंदर खासकर मैंने देखी यहां पर, वो ये थी कि बेरोजगारी और महंगाई, ऐसे मुद्दों से वोटर दूर नहीं है, भले ही वो भाजपा के वोटर या भाजपा के सपोर्टर क्यों ना हो। उनके जहन में ये बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जरूर है, और वो जरूर ये चाहेंगे कि आने वाले समय में इसका कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकले। वो भले ही भाजपा की तरफ हो, भाजपा को वोट देना चाह रहे हो, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई उनके लिए इशू था इस बार, चाहे उन्होंने वोट किस भी तरफ किया हो। ये हम भाजपा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अगर काउंट करें मोदी की गारंटी, लॉ एंड ऑर्डर वाली पिच और राम मंदिर, ये तीन बहुत इशू कैंपेनिंग का बहुत अहम हिस्सा थे बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर हम बात करें ऑपोजिशन की, तो कहीं ना कहीं तनिष्क, माफ कीजिएगा, आपको इस वक्त रोकना पड़ रहा है। हम आपके पास आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन इस समय हम जो दिखा रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये देखना है, अपनी चर्चा भी करनी है अपने मेहमानों के साथ स्टूडियो में कि क्या मुद्दे हिट और फ्लॉप रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का पोल ऑफ पोल्स देखें तो एनडीए को 68 सीटें आ रही हैं और इंडिया गठबंधन जो है उसे 12 सीटें आ रही हैं। तो इस वक्त चर्चा हमारी, जो हम शुरुआत करेंगे स्टूडियो में बातचीत। हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप भंडारी हैं जो फाउंडर एजेंट की बात की, और संदीप शास्त्री हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लोकनीति के। संदीप शास्त्री जी, उत्तर प्रदेश की बात अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि तमाम मुद्दे थे, राम मंदिर भी एक मुद्दा था, राम और राशन की बात हुई, मोदी की गारंटी की बात हुई। बावजूद इसके युवाओं में और भाजपा के जो वोटर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई भी एक मुद्दा रही। लेकिन क्या मुद्दे ऐसे रहे जो बहुत हिट रहे, इनके बावजूद कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन फिर भी लोगों ने एनडीए को वोट दिया? तो क्या उनके ऐसे मुद्दे थे जो हिट हुए? एग्जिट पोल को देखते हुए मैं ये उस जमीन पे हूं जो अगर और मगर के बीच में है।
अगर ये हो या मगर वो हो, पर ये उत्तर प्रदेश की जो आपने बात की और बीजेपी समर्थकों में भी ये आर्थिक समस्या की बात जो उनके मन में है, मैं यहाँ ये एक फ़र्क करूँगा। एक है समस्या, दूसरे है ये समस्या का समाधान कौन देगा। समस्या मैं 1996 से जब पोल्स करता आया हूँ, बेरोजगारी सबसे ऊपर ज़्यादातर रहती है। समस्या अपनी जगह, लोगों के मन में इस समस्या का समाधान कौन निकालेगा। जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उन्हीं के पास समस्या की समाधान है, या जो विपक्ष में बैठा है शायद वो समाधान दे सके। सो इस आधार पे लोग शायद वोट देते होंगे कि समस्या हाँ सभी का है, लेकिन समाधान कौन इस समस्या का देगा। तो इस समय क्या लग रहा है लोगों को कि जो रूलिंग पार्टी है वही समाधान दे सकती है? अगर हम पोल ऑफ पोल्स देखें तो विश्वास उन्हीं पे ज्यादा है। तो देखिए, पोल ऑफ पोल्स अगर कल का पोल ऑफ पोल्स ठीक निकला, मुझे लगता है 3 शब्दों का मैं यहां उपयोग करूंगा। एक है विश्वास, एक है क्षमता और तीसरी है छवि। ये विश्वास, क्षमता और छवि तीनों का एक प्रभाव कल के एग्जिट पोल अगर वो सत्य निकला, वहां वो साफ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स है ये हम बार बार कह रहे हैं, एग्जैक्ट पोल्स नहीं है। एग्जैक्ट पोल्स जो नतीजे आएंगे वो 4 को ही आएंगे प्रदीप जी, लेकिन ये एग्जिट पोल्स कितने ज्यादा यहाँ से वहाँ उलट फेर हो जाए, ऐसे कितनी गुंजाइश रहती है? देखिए नगमा जी, 2019 में भी हमने जन की बात ने प्री पोल में भी कहा था कि 300 प्लस उस वक्त बीजेपी जीत सकती है, और इस वक्त भी हमको 2019 और 24 में ज़मीन पे एक कॉमनैलिटी दिख रही है कि जो 50% इलेक्टोरेट है, जो महिला इलेक्टोरेट है, जिसको मैं कहता हूँ दी एम फैक्टर, वो इलेक्टोरेट के अंदर एक प्रो इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो डब्ल्यू, जो वेलफेयर का कारण है। देखिए, कोरोना काल के बाद से महिलाओं के अंदर ये सेंटिमेंट गया पूरे हिंदी भाषी हार्टलैंड के अंदर कि ये सरकार उनके सुख और दुख में खड़ी रही है राशन के बाद में, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। साथ में जितने भी ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे जो स्कीमें हैं, जैसे मान लीजिए आवास की स्कीम, अगर आप त्रिपुरा के चोरीलाम में भी चले जाएंगे या बस्तर में भी चले जाएंगे, जो पहले कांग्रेस का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, वहाँ तक ये स्कीम्स पहुंची हैं। तो इसके कारण बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इनफैक्ट बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक क्रॉस कास्ट वोट मिल रहा है। देखिए, एक डेटा पॉइंट मैं देना चाहूंगा, बीजेपी का बेस वोट 7 करोड़ 80 लाख था, जो बढ़ के 15 करोड़ हो गया 2014 के अंदर, और 19 के अंदर बढ़ के हो गया 22 करोड़। और अब अगर महिलाओं का वोट, जैसा हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बाकी एग्जिट पोल कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, तो ये वोट और बढ़ेगा। और अभी तक देश का कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ है नगमा जी जिसमें महिला का वोट अगर किसी एक पार्टी को मिल रहा है तो वो पार्टी जीती ना हो। तो मेरे लिए ये एक वीटो वोट है। तो महिला वोटर्स जो है वो बहुत डिसाइसिव हैं, और डिसाइसिव होंगे, आप कह रहे हैं। डिसाइसिव के साथ में वीटो है, वो वीटो पावर है महिलाओं के वीटो पास पावर में। है। लेकिन महिलाएं, संदीप जी, मैं उसको थोड़ा पॉजिटिवली लूंगा जी, बिकॉज वीटो पावर ये एक नकारात्मक पॉजिटिव वीटो पावर। सो मुझे लगता है ये वीटो पावर नहीं है। महिला फैमिली, आर्थिक परिस्थिति और अपने आप के बारे में केवल नहीं सोचती है, वो अपने फैमिली के बारे में सोचती हैं, आपके परिसर के बारे में सोचती हैं, फैमिली की एक आर्थिक परिस्थिति के बारे में सोचती हैं। सो और ये इस चुनाव में केवल नहीं है, हम ये 15 सालों से देख रहे हैं कि महिला जिस दृष्टिकोण से मत करती है वो पुरुषों से काफी अलग है। एक बात आप अपनी जारी रखिए, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त एक बैठक चल रही है, और प्रधानमंत्री के साथ जो ये बैठक हो रही है उसमें जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और गृह मंत्री भी मौजूद हैं, और इस वक्त बैठक जो है ये प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। तो काफ़ी हलचल तो है ही। आप जो बात कर रहे थे, मैं महिला वोटर्स की बात पूछना ये चाहती हूँ कि क्या महिला वोटर्स इस तरह से एक एन ब्लॉक वोट करती हैं, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, की महिला वोटर्स जो हैं वो एक पार्टी को वोट करेंगी, या महिला वोटर्स पर अपने परिवारों का भी असर होता है कि पुरुष क्या वोट कर रहे हैं, वो परिवार किसको वोट करता, महिलाएं भी वही वोट करेंगी? मैडम, मैं उसको एन ब्लॉक नहीं करूंगा जी। महिलाएं जिस विषयों को ध्यान में रखते वोट करते हैं, ये बीजेपी को करते हों, कांग्रेस को करते हों, टीएमसी को करते हों, किसी भी पार्टी को करते हों, वो महिला अपने फैमिली की वेलफेयर, अपने परिसर में क्या हो रहा है उसका एक रिस्पॉन्स देखते हुए वो करती हैं। और एक छोटी बात मैं ऐड करूंगा इधर में, कल का एग्जिट पोल जब मैंने देखा और सोचा कि अगर यही
नतीजा हमें ट्यूसडे को मिलेगा। एक उत्तर पश्चिम मानसून 2019 तक हमने देखा था, उसके साथ इस बार एक दक्षिण पूर्व हवा भी जुड़ गया है। ये दक्षिण पूर्व हवा के बारे में हम उतना बात नहीं कर रहे हैं। कितनी तेज है ये हवा? सॉरी, ये हवा कितनी तेज है जो दक्षिण से आ रही है? काफी तेज लग रही है। आप दक्षिण में देखिए, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में जिस तरह से एग्जिट पोल प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर वो प्रोजेक्शन रही सही है तो हवा तो तेज है। जिस तरह पूर्व में भी बंगाल और ओडिशा में जो प्रोजेक्शन हो रहा है, अगर वो प्रोजेक्शन सही है, वहां पे भी एक तेज हवा हो रही है। सो पहले जो एक उत्तर पश्चिम मानसून केवल था पहले 2 चुनाव में, इस बार वो ये 2 प्रभाव भी आ रहे हैं दक्षिण से और पूर्व की तरफ से। दक्षिण और पूर्व से भी प्रभाव आ रहे हैं, तो जाहिर है कि जोरदार बारिश और हो सकती है वोटों की। महिला वोटर्स की हम बात कर रहे थे, जो आप मानते हैं कि वो एन ब्लॉक एक पूरे गुट की तरह महिला वोटर्स को क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं अक्रॉस कास्ट? देखिए, मेरे हिसाब से इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पिछले जितने 9 सालों में लगभग 400 लोकसभा जब मैंने ट्रैवल किया, मैंने पाया कि महिला के लिए सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि कौन उसको डिग्निटी ऑफ लिविंग दे रहा है, कौन उसके और, जैसे कि संदीप जी कह रहे थे, उसके और उसके परिवार को का ख्याल रख रहा है, कौन उसकी बेसिक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर रहा है। प्रदीप जी, मैं वही समझना चाह रही हूँ कि एक 10 सेकंड का पॉइंट, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाजवादी पार्टी को ट्रेडिशनली एससी वोट मिला करता था, उसमें मेजॉरिटी विमेन वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर की वजह से। तो कई पुरुष बेशक बीएसपी को वोट डाल दे, पर जो महिला है वहां पे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालती हुई दिख रही है, और ये बहुत डिसाइसिव। तो यानी कि ये बहुत बड़ी बात और अच्छी बात है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पुरुषों, घर के पुरुषों से अलग हटकर भी वोट दे रही हैं। इसमें एक और चीज है कि जैसे आप सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बहुत फैमिली के साथ चर्चा होती है, पर जो महिला मान लीजिए जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में नीचे है, अगर उसको डिग्निटी ऑफ लिविंग दे दी गई है, पर्टिकुलरली मैं बात करूं लोअर एससी कास्ट के अंदर, मान लीजिए नॉन जाटव एससीज में, तो बेशक अगर पुरुष अपना ट्रेडिशनल वोटिंग ब्लॉक रखेगा, महिला शिफ्ट करेगी और रियल स्विंग वोटर होगी। और जैसे संदीप जी कह रहे थे, इस बार दक्षिण में मैंने भी देखा, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा था हम लोग का डेटा आ रहा था, और ईस्ट के अंदर भी, दोनों में एक बड़ी बात ये देखने को मिली कि जहां बीजेपी का बेस नहीं था वहां उसने अपने बेस को इंक्रीज किया है, और जहां पे उसका बेस वोट है, जैसे तेलंगाना, वहां पिछली बार उसका 20% वोट था, आज की स्थिति में वो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि वहां बीआरएस का वोटर भी बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो बीजेपी एक एवर एक्सपेंडिंग पार्टी बन गई है, अगर हम लोग जो ट्रेंड दिखा रहे हैं सही है, जो जहां पे डोमिनेंट रहती है वहां से वो रिडक्शन नहीं होती है, और जहां पे वो एक्सपेंशन करती है तो एक्सपेंशन ही करती जा रही है। इसमें बीजेपी रीजन नहीं है, इसमें नरेंद्र मोदी एक कारण है, क्योंकि बीजेपी को अगर मैं ले लूं तो कई असेंबली इलेक्शंस हारी हुई है। हमारे साथ रौनक कुकरे जुड़ गए, हमारे सहयोगी, और वो मुंबई से हमारे साथ हैं। तो आपने जो बात किया है कि लगातार बीजेपी में एक ये चीज दिखाई दे रही है कि जहां पर उनके वोट थे वहां पे घटे नहीं है, वो मेंटेन कर रही है उसको, और साथ साथ दूसरे वोटर्स, नए वोटर्स जुड़े भी हैं। तो पहले जी 60% ज्योग्राफी से बीजेपी को 2014 में 90% सीटें मिली थी, 2019 में ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया, और अब वो ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया है। तो ज्योग्राफिकल बेस बढ़ता है तो जाहिर है कि यहाँ पर उम्मीद है कि और ज्यादा वोट्स भी बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में रौनक, क्या मुद्दे हावी रहे हैं? महायुति की बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या इनके लिए इश्यूज थे जो काम किए हैं? जी देखिए नगमा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के दादर चौपाटी इलाके में, और मुख्य तौर पर चुनाव में हमेशा से बात होती है कि किसकी लहर जो है वो देखने को मिल रही है। समुंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि समुंदर फिलहाल यहाँ पर उतनी बड़ी बड़ी लहरें तो नहीं दिख रही है, और कुछ इसी तरह की स्थिति महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल है वो भी दिखाता हुआ दिख रहा है। कई अलग अलग एजेंसियों ने यहाँ पर जो एग्जिट पोल किया है वो ये बताता हुआ दिख रहा है कि बहुत ही कांटे की टक्कर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, और चुनाव के पहले से भी इसी तरह का अनुमान जो है वो देखने को मिल रहा था। आपने जो सवाल किया है कि किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहे, तो मुद्दे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से लगातार जिस तरह की वेलफेयर स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग इलाकों में दी गई, उसका एक मुद्दा जो है उपस्थित किया, मोदी की गारंटी का मुद्दा उपस्थित किया गया, और इतना ही नहीं तो ब्रांड मोदी को भी बीजेपी ने पुरजोर तरीके से, उनके अलायंस पार्टनर्स ने भी जगह जगह पर बताने की कोशिश की है। खुद अजीत पवार, एकनाथ शिंदे लगातार अपनी सभाओं में इस बात पर जोर दे रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार फिर एक बार आती है तो महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार ज्यादा लोगों को यहां पर फायदा पहुंचाती हुई दिखेगी। लेकिन ये पूरा
पूरा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी नेशनल नैरेटिव सेट कर रही थी, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं और जिस तरह से तोड़फोड़ महाराष्ट्र में पार्टियों की हुई है उसकी वजह से ये जातिगत भी चुनाव होता हुआ दिखा। मराठा आरक्षण का भी मुद्दा कई इलाकों में देखने को मिला। इसके अलावा सिंपैथी फैक्टर एक दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वहां देखने को मिला, और इसीलिए इस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे कि महाराष्ट्र में बहुत ही कांटे की टक्कर है। जी, महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी लहर नहीं दिखाई दे रही है। समंदर की लहरों से रौनक आपने इसकी तुलना की है कि वहां पे भी लहर नहीं उठ रही है जोर की, और यहाँ पर इसलिए जो टक्कर है वो कांटे की है अभी। धन्यवाद आपका, और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन पर हमारा ये विशेष कवरेज। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं WBE 2024 यानी वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन 2024, और हम इस शो में चर्चा कर रहे हैं कौन से मुद्दे किसके लिए हिट रहे, किसके लिए फ्लॉप रहे। जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं NDTV पर, जिसके मुताबिक भी बीजेपी को 350 सीटें, NDA को 350 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कौन से मुद्दे हिट रहे हैं बीजेपी के लिए, क्या मुद्दे काम किए हैं, अगर ये एग्जिट पोल्स जो हैं वो सही होते हैं या ट्रेंड वैसा ही रहता है जो चुनावी नतीजे आएंगे उस दिन। हमारे साथ अनुराग द्वारी मौजूद है, मेरे सहयोगी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अनुराग, ये लगातार हम बातचीत कर रहे हैं शो के दौरान कि जो बड़े मुद्दे रहे, अगर हम NDA कैंप को देखें और इंडिया गठबंधन को देखें तो कई तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। संविधान को बदलने की बात हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, या फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरह के मुद्दे उठाए। जो विपक्ष में सैम पिट्रोडा का बयान आ गया या मंदिर का इश्यू हो गया, तो ये तमाम मुद्दे उठाए गए थे। आपको वहां पर क्या आपका तजुर्बा रहा है, वो क्या मुद्दे हैं जो NDA के लिए काम किए हैं, और इंडिया गठबंधन, अगर हम ये एग्जिट पोल को माने कि ये ट्रेंड सही है तो इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे रहे वो फ्लॉप रहे उनके लिए? बिल्कुल नगमा, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा के बाहर खड़ा हूं, जो चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन किया था, और यहां से मैं आपको कमोबेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के सूरत हाल बता सकता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उसने तमाम तरह के मुद्दे उठाए हैं, और मध्य प्रदेश के भी अलग अलग शहरों, अलग अलग गाँवों, और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग कस्बों, शहरों, गाँवों में अगर आप जाएँ तो दरअसल ये मुकाबला जो तमाम मुद्दे हैं जो हर इलेक्शन में, हर चुनाव में आपके सामने आते हैं, चाहे फिर वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, लेकिन इन तमाम मुद्दों को जब अगर आप अलग अलग इलाकों में जाएं तो ये मुद्दे आपको सुनाई देंगे। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से एक चेहरा आता है, जैसे बहुत आपको मैं रोचक वाकया बताता हूँ। जब राजगढ़ का चुनाव हम कवर कर रहे थे और वहाँ पर दिग्विजय सिंह चूँकि मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राजगढ़ से सांसद भी रहे हैं, वहाँ का उनका परिवार राघोगढ़ का किला भी है, तो अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। तो जब आप ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर दिग्विजय सिंह की बात सुनाई देती है, उनके पक्ष में बातें कही जाती हैं। लेकिन उसी ग्रामीण इलाकों में जब आप महिलाओं के घरों में बात करते हैं जिनके बाहर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, तो वो लाडली बहना की बात करने लगती हैं। वो राजगढ़ का इलाका जो सूखा था, आज भी वहाँ पीने के पानी की दिक्कत है, लेकिन सिंचाई का पानी पहुँच गया है, तो लोग उसको याद करते हैं। और शहरी इलाकों में तमाम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और एक व्यक्ति विशेष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास पूरा चुनाव केंद्रित हो जाता है। तो जो तमाम मुद्दे उठते हैं सत्ता पक्ष के सामने, अगर आप 2-3 दिनों की, पिछले दिनों की बात कहें तो जहां पर काफ़ी सारे मुद्दे हावी थे, लेकिन फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साधना की, ध्यान में गए, उन मुद्दों के आसपास सारा विमर्श केंद्रित हो गया। तो जब भी आप एक मजबूत या ताकतवर शख्सियत के सामने इस तरह के उनके सामने अगर कोई चुनाव केंद्रित हो जाता है और बाकी के मुद्दे गौण लगने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो चुनाव का नतीजा है, कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये उस शख्सियत के आसपास ही घूमता हुआ दिख रहा है। और जो आने वाले नतीजे होंगे, पूर्वानुमानों ने जो बताया, और आने वाले जो नतीजे होंगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क शायद आपको ना दिखे। जी, तो आप कह रहे हैं जो एग्जिट पोल्स दिख रहा है मोटे तौर पे वही होगा नतीजा भी, और यहाँ पर ज्यादातर सीटें जो अलग अलग एजेंसीज दे रही हैं वो वही दे रही हैं कि 26 से लेके 29 तक दे रही हैं सीटें। कुल सीटें 29 है वहां पर। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सीटें आ रही हैं वो कहीं से कहीं 26 भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर वही 28 और 29, यानी कि यहाँ पे एक स्वीप भी हो सकता है। और जैसा अनुराग बता रहे थे, प्रदीप जी और संदीप जी, के वही शख्सियत के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा है और उन्हीं के इर्द गिर्द सारा विमर्श रहा है। तो कुछ और मुद्दों का फायदा भी हुआ यहाँ पे, या सिर्फ
शख्सियत काफी थी। देखिए, एक नेशनल इलेक्शंस के अंदर जनरली ये देखा गया है कि जब भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी रहती है तो लोग जो वोट होते हैं वो उस पर्सनालिटी के या तो पक्ष में देते हैं या विपक्ष में देते हैं। मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ। जब भी हमने वोटर्स से बात करने की कोशिश करी कि जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, तो वोटर ये भी कहता है कि यार सरकार तो मोदी की बन रही है, तो मान लो दूसरे के सांसद को करके वोट दे भी देंगे तो काम तो बीजेपी का ही सांसद कराएगा क्योंकि सरकार उसकी बन रही है। तो अगर कोई सीट पे बहुत ज्यादा लोकल फैक्टर प्रभावी हो रहा है, जैसे मान लीजिए बाड़मेर की सीट है, वहां कास्ट बहुत ज्यादा प्रभावी हो रही है, वहां भाटी जैसे एक व्यक्ति ने टिकट्स मतलब वोट्स काट लिए हैं, तब जाके ऑपोजिशन सीट जीत रही है। तो बाकी अगर मैं केरला को छोड़ दूं तो बाकी कोई दूसरा ऐसा राज्य मुझे नहीं देख रहा, और टू एन एक्सटेंट पंजाब, जहां पे मुझे एक बहुत सॉलिड नरेंद्र मोदी का वोट नहीं दिख रहा है, जो कम से कम 10% वोट है जो स्विंग फैक्टर बन जाता है। संदीप जी, हाँ, इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा। 2014 में जब हमने ये प्रश्न पूछा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दावेदार नहीं होते तो क्या आप अपना वोट बदलते, और बीजेपी के वोटर्स में 1 में से 4 ने कहा हाँ मैं बदलता। 2019 में वो संख्या 1/4 से 1/3 पे गया, 3 में से 1 ने कहा कि हाँ बदलते। मैं हमारा पोस्ट पोल के लिए वेट कर रहा हूं क्योंकि इस बार मुझे लगता है वो 31% से शायद और ज्यादा हो जाएगा। इससे बीजेपी को एक लाभ भी हुआ। आप प्रधानमंत्री को अपना चेहरा बना के अगर सभी आपके कैंडिडेट्स एक ही बात कहते गए कि आप हमें वोट नहीं कर रहे हैं, आप और एक सीट प्रधानमंत्री को तीसरा टर्म के लिए दे रहे हैं, जब वो बात करेंगे दूसरे सब विषय बैकग्राउंड में चले जाते हैं, ये एक विषय प्रमुख हो जाता है। और इस बार मैंने देखा एक नया विषय था, स्टार्ट ऑफ लिटिल डिसिडेंस विद इन द बीजेपी। काफी राज्यों में ये शुरू हो गया था, पर ये विषय मोदी जी को चेहरा बना के उस विषय को आपने सबसाइड करने का एक प्रयत्न किया, और हमारा एग्जिट पोल अगर करेक्ट हो रहा है वो उसको ठीक दर्शाता है। और एक छोटा पॉइंट नगमा जी, आप नंबर्स जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आप देखें तो नॉन बीजेपी एनडीए की संख्या उतनी ज्यादा पिछली बार से नहीं हो रही है। पिछली बार 50 थे, इस बार भी 50 हैं जी, आप वो किसी भी पोल का लिस्ट देखिए, बिल्कुल। सो ज्यादा कहां हो रहा है, बीजेपी की संख्या ज्यादा हो रही है, नॉन बीजेपी एनडीए की संख्या ज्यादा नहीं हो रही है, बीजेपी की संख्या ज्यादा हो रही है। तो यही है कि इसमें भी जो राहुल गांधी की गारंटी और मोदी की गारंटी एक बड़ा मुद्दा, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके देखें तो मोदी की गारंटी इस वक्त चलती नजर आ रही है। वापस आएंगे हम इस चर्चा पे, एक ब्रेक ले रहे हैं इस टाइम और लौटते हैं फिर। तो इंडिया ब्लॉक के आरोपों पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचे हैं। वहां इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने जो कहा उसके बाद उसकी क्या टिप्पणी रही, आइए सुनते हैं पीयूष गोयल को। तीसरा, हमने जो एक टूल किट चल रही है, जो एक दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज और एनजीओज कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। और इस समय ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं, और ये बैठक जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं इस वक्त शायद फोन लाइन पे। विकास, ये जो बैठक इस वक्त है इसके बारे में क्या कोई विस्तार पता चला है? लोकसभा चुनाव के नतीजों के पहले ये बैठक हो रही है और काफी इसकी अहमियत है इस लिहाज से। बिल्कुल, देखिए नतीजे आने वाले हैं नगमा लोकसभा चुनाव के, और उससे पहले ये बैठक तब हो रही है जब एग्जिट पोल के तमाम जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं, और ऐसी सूरत में सरकार के गठन की प्रक्रिया यानी कि नतीजों के बाद जो प्रक्रियाएं शुरू होंगी उसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा
जो जहां चुनाव के परिणाम आने हैं, कुछ सीटों को लेकर रुझानों में एग्जिट पोल में भी जो चीजें हैं उसको उस लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण है और एक अंदाजा मिल रहा है कि सरकार गठन की प्रक्रिया में कहां से कितना प्रतिनिधित्व लिया जा सकता है। हालांकि औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत परिणाम आने के बाद ही होगी, लेकिन इसमें ये तमाम महत्वपूर्ण बातें जिसमें सरकार की शपथ ग्रहण समारोह से लेकर और तमाम जो सरकार के गठन की प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और निश्चित रूप से इस बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री एक लंबी बैठक करने वाले हैं, 100 दिन का एजेंडा भी शामिल है, तो उस मद्देनजर भी ये जो बैठक है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं, वो एक उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जी, धन्यवाद आपका। इस बैठक में गृह मंत्री शामिल हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं और एग्जिट पोल्स आ गए हैं। उसके बाद ये बैठक हो रही है चुनाव नतीजों के पहले, जैसा विकास भदौरिया बता रहे हैं कि इसके आगे शायद इस बात पे चर्चा हो रही है क्योंकि जीत जो है वो निश्चित मानी जा रही है एग्जिट पोल्स के मुकाबले तो के आधार पे। तो अब आगे की चर्चा की आगे पहले 100 दिनों का क्या एजेंडा होगा, ये इस बैठक की काफ़ी अहमियत है इस वक्त जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। तो इस वक्त खबरों में इतना ही, एक ब्रेक ले रहे हैं हम, लेकिन एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहिए। लगातार चुनाव के तमाम ताज़ा जानकारी आप यहां पाएंगे।